जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड लोक सेवा आयोग के पीटी एग्जाम में यानी प्रीलिम्स एग्जाम जो झारखंड से ही 100 क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में, उसी तरह मैंने उसी का मॉडल क्वेश्चन के रूप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 7th से 10th जेपीएससी जो कंबाइंड जेपीएससी आया है उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछा जाएगा और आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% जो भी क्वेश्चन होगा वो झारखंड से ही होगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसका हम व्याख्या भी करते जा रहे हैं जो आने वाला एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है कि मुंडा के शासन स्थल को क्या कहते हैं, यानी मुंडाओं की जो शासन स्थल है उसको क्या कहते हैं। मुक्तिधाम, शासनदिरी, मुंडा घाट या फिर कब्रिस्तान। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर बी होगा, शासनदिरी। यानी मुंडा का शासन स्थल शासनदिरी कहलाता है। मुंडा समाज के लोग अपने मृत व्यक्तियों के शवों को एक निर्धारित स्थल पर दफनाकर उसके ऊपर एक शिलापट लगा देते हैं, यानी शिला लगा देते हैं, शिलापट लगा देते हैं। ऐसे स्थल को शासनदिरी कहते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर उसे स्वतंत्र कर दिया था। यानी मुगल बादशाह जहांगीर जो था नागवंशी राजा को ले गया था और उसको शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर उसे स्वतंत्र कर दिया था, है ना। शाह, लाल, शाहदेव या फिर शाही। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर ए है, यानी मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शाह को शाही दरबार में, शाह की याद रखना है, शाही दरबार में शाह की उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था। वस्तुतः मुगल सम्राट जहांगीर ने दुर्जन शाह के असली हीरे की पहचान करने की कौशल से प्रभावित होकर होकर उन्हें जो है कारावास से मुक्त कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो जो था हीरा का एक प्रकांड विद्वान था, मैंने उस हीरे की पहचान के लिए वो प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, उरांव की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में प्रथम स्थान होता है। यानी उरांव की पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें प्रथम स्थान किसका होता है। ठीक है, पहान का, महतो का, मांझी का या फिर मानकी का। यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर ए है, यानी उरांव की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में प्रथम स्थान पर पहान होता है, जो धार्मिक तथा सामाजिक आदि प्रबंधों को देखता है। दूसरे स्थान पर पहान के सहयोगी के रूप में महतो का पद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न में कहता है मांझी यानी संथाल जो है ना, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा को क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिए ये सबसे बड़ा सजा है मांझी समाज में। करेला दंड, बिटलाहा, धानिया या बिटार। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी है। ठीक है, यानी मांझी संथाल जो होते हैं परगना में या संथाल में शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा बिटलाहा, जिसको सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, यानी समाज से बाहर कर दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है। संथाल समाज में यदि कोई व्यक्ति आरोपित मामला में अपराधी पाया जाता है ना, यानी अपराधी साबित हो जाता है, तो अपराध के लिए पारंपरिक नेतृत्व यानी मांझी से लेकर परगना तक दंड सुनाता है ना। ये दंड सुनाता है और उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। 5वां प्रश्न कहता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का चपरासी की भूमिका कौन निभाता है। यानी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो होता है उसमें चपरासी की भूमिका कौन निभाता है। इसमें ऑप्शन देखिए, डाकुआ, मानकी, तहसीलदार या फिर यात्रा देवरी। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर है ए है, यानी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का चपरासी की भूमिका डाकुआ निभाता था। पूर्व की तरह मानकी और मुंडा को उनके कार्यों में सहायता हेतु उन्हें एक साथ 2-3 डाकुआ यानी चपरासी रखने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, यात्रा यानी दंड की आधी राशि, यानी जो दंड दिया जाता था दंड की आधी राशि डाकुआ को उनके पारिश्रमिक के रूप में दी जाती थी और आधी राशि का उपयोग हाथू का मतलब होता है गांव का विकास के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ढोकलो सोहर जो खड़िया जनजाति से संबंधित है, यानी ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में किस जनजाति का शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। ठीक है, मुंडा, हो, संथाल या उरांव। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर है ए है, यानी ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ढोकलो
के सभापति को, यानी ढोकलो का जो सभापति होता है उसको ढोकलो सोहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के जनप्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। यानी जो बिंझिया जनजाति का जो शासन व्यवस्था था उसमें 4 माने प्रत्येक घर का प्रतिनिधि, यानी प्रत्येक घर का मेंबर मिल करके एक प्रतिनिधि समिति यानी कमेटी का गठन करते हैं। ठीक है, इस प्रतिनिधि में सदन में, यानी इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख, यानी प्रमुख को क्या कहते हैं? करटाहा, गोड़ाइत, बैगा या फिर मांझी। तो यहाँ देखिए 7वां प्रश्न का सही आंसर ए है, यानी बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि सदन का जो गठन करते हैं इसका प्रमुख करटाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करटाहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, असुर जनजाति पंचायत के अधिकारी हैं, यानी असुर जनजाति जो पंचायत होता है उसका अधिकारी कौन है? महतो, बैगा, गोड़ाइत या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी होगा, यानी असुर समाज पुरानी परंपरागत प्रथा से शासित होता है, यानी जो पुरानी परंपरागत है उसी से परंपरा से चलते आ रहा है, उसी प्रथा पर यह शासित होता है। गांव में असुर पंचायत होती है, यानी गांव में जो होता है असुर पंचायत होती है, जिसके अधिकारी महतो भी होते हैं, बैगा भी होते हैं, पुजारी और गोड़ाइत आदि होते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, सदानों की सामाजिक व्यवस्था क्या है? यानी सदान में जो होता है उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या है? पितृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक समाज और भातृसत्तात्मक समाज, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर जो होगा ए होगा, यानी सदान समाज पितृसत्तात्मक समाज होता है। अतः पिता के बड़े भाई को बड़ा या बड़का बाबूजी, या है ना, अलग अलग जगह पर जैसा कहा जाता है, बड़ा भी बोला जाता है, बड़का बाबू भी जाता है, गुंगू बाबू भी कहीं कहीं बोला जाता है। ठीक है, माता की बहन को मौसी कहा जाता है, पिता के छोटे भाई को काका या पितिया कहा जाता है, पिता को दादा या है ना दादा बुबा भी कहा जाता है, आजा भी कहा जाता है। ठीक है, पिता की माँ को दादी भी कहते हैं, यानी आजी भी किसी किसी क्षेत्र में बोला जाता है, यानी सदानों में ये प्रथा प्रचलित है। आगे आते हैं 10वां नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, असुर जाति के लोगों का निवास स्थल है, यानी असुर जो जनजाति हैं इसके निवास स्थल कहाँ है? पलामू क्षेत्र, गुमला क्षेत्र, गिरिडीह क्षेत्र या फिर रांची जिला क्षेत्र। तो इसका सही आंसर बी है, यानी असुर जनजाति के जो लोग का निवास स्थान जो होता है खास करके विशेष करके गुमला, लोहरदगा, लातेहार है, यानी है ना गुमला, लोहरदगा, लातेहार है। इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, अरण्यक, महाभारत आदि ग्रंथों में भी मिलता है। सिंह बोंगा इसका सबसे बड़ा देवता होता है, यानी सिंह बोंगा जो होता है इसका सबसे बड़ा देवता होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भागीरथ मांझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है ना, और झारखंड एसएससी से एग्जाम, जेएसएससी से एग्जाम होता है वहाँ भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भागीरथ मांझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खरवार आंदोलन, संथाल आंदोलन या फिर भूमिज आंदोलन या फिर हुल। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर ए होगा, यानी खरवार आंदोलन। भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया। प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना ही भागीरथ मांझी के आंदोलन का लक्ष्य था, यानी प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना ही भागीरथ मांझी के जो आंदोलन था उसका मुख्य लक्ष्य था। यद्यपि भू संपदा से जुड़ी समस्याएं आंदोलन की भौतिक आधारशिला थी, यानी जमीन से जुड़ी हुई या भू संपदा से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी आंदोलन की भौतिक आधारशिला थी, है ना। लोग उन्हें प्यार से बाबा जी कहते थे, यानी भागीरथ मांझी को बाबा जी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, फादर पीटर शांति नौरंगी का जन्म कब हुआ था? यानी फादर पीटर शांति जो थे नौरंगी, फादर पीटर शांति नौरंगी का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1950 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी में, 25 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, या फिर 30 दिसंबर 1899 ईस्वी में। तो यहाँ 12 क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन का सही आंसर डी है, यानी फादर पीटर शांति नौरंगी का जन्म 30 दिसंबर 1899 ईस्वी को खूटी सब डिवीजन के पाटपुर नामक ग्राम में हुआ था। यानी इस वैसा समय में जब चरम पर था, मुंडा आंदोलन चल रही थी। ठीक है, खूटी में ही चरम पर मुंडा आंदोलन चल रहा था। माता का नाम चामिन, यानी बाद में इसको बासंती कहते हैं, कहा गया, तो माता का नाम चामिन था और पिता का नाम है ना प्रेमोदय नौरंगी था। ये सदान समुदाय के चीक बड़ाई जाति से आते थे, यानी जो सदान समुदाय में चीक बड़ाई जाति हैं उसी के जाति के ये थे। ठीक है, उनकी मृत्यु जो हुई 9 अप्रैल 1969 ईस्वी को हो गई।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन 13 में देखिए क्या कहता है कि नीरल एन.एम. होरो का जन्म कब हुआ। डेट देखिए 31 मार्च 1925 ईस्वी को, 25 1930 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1919 ईस्वी को या 22 दिसंबर 1920 ईस्वी को। ठीक है, तो यहाँ 13 प्रश्न का सही आंसर ए होगा, यानी नीरल एन.एम. होरो का जन्म जो हुआ था 31 मार्च 1925 ईस्वी को गोविंदपुर जो कर्रा खूंटी जिले के निवासी जेईएल चर्च स्कूल के प्रधानाध्यापक है ना अब्राहिम होरो के घर में हुआ था। यानी नीरल एन.एम. होरो के जो फादर थे जेईएल चर्च जो रांची में है उसके प्रिंसिपल थे, वो हेडमास्टर थे। ठीक है, उन्हीं के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम लमित होरो थी और ये भी एक टीचर थी, यानी इसके माता पिता दोनों शिक्षक थे। ठीक है, अब आते हैं 14 प्रश्न में। हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। यानी हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक यानी कौन थे। ठेबले मुंडा, पॉल दयाल, जयपाल सिंह या जस्टिन रिचर्ड। तो यहाँ पर जो 16 क्वेश्चन उसका आंसर डी होगा, यानी हुल झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किया था। तो इस प्रकार ये संस्थापक हुए। तो हुल झारखंड पार्टी का कार्यक्षेत्र जो था संथाल परगना था। 1970 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कहता है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो आजसू के संस्थापक कौन थे। जो आजसू पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे। ठेबले मुंडा, पॉल दयाल, जयपाल सिंह या सूर्य सिंह बेसरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया डी, सूर्य सिंह बेसरा। ठीक है, यानी 22 जून याद रखना है कि 22 जून 1986 को जमशेदपुर में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में असम छात्र संगठन यानी आजसू की तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन हुआ। ठीक है, वर्तमान में सुदेश महतो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है किस जनजाति में गांव की विवाहित बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं लेती है। यानी सरहुल जो पूजा होता है, जो प्रसाद का वितरण किया जाता है, तो उस जनजाति की बेटियां जो होती है वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करती है। मुंडा, उरांव, संथाल, हो। तो यहाँ पर देखिए 16 प्रश्न का सही आंसर ए होगा, यानी मुंडा जनजाति में गाँव की विवाहित बेटियाँ है ना, विवाहित बेटियां जो होती है सरहुल का प्रसाद नहीं लेती है। मुंडा जनजाति में महिलाएं धान नहीं बोती है। हालांकि ये ऐसी नहीं है, आज तो देखते हैं कि मुंडा जनजाति के महिलाएं भी धान बोती है। छप्पर पर चढ़ना या छाना, ठीक है, छप्पर पर चढ़ना या छाना इसके लिए निषिद्ध है। यानी छप्पर पर ये छान पर यानी खपड़ा के घर पर ही नहीं चढ़ती है। मुंडा महिलाएं दाह संस्कार में शमशान घाट नहीं जाती है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ कहा जो गया है कि मुंडा जनजाति धान नहीं बोती है, ये हर क्षेत्र में लागू नहीं होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न कहता है निम्न में से किस जनजाति की महिलाएं का मांझी थान में जाना निषिद्ध है। यानी मांझी थान में वो नहीं जा सकती है। ठीक है, चेरो, संथाल, हो, खड़िया। तो यहाँ 17 प्रश्न है, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी संथाल मांझी थान, मांझी मतलब संथाल, तो संथाल सीधा तो स्पष्ट है कि यहाँ इसका आंसर बी होगा। संथाल जनजाति की महिलाएं का मांझी थान जाना निषिद्ध है। ठीक है, संथाल गांव की पंचायत मांझी थान में बैठती है। यानी संथाल गांव की जो पंचायत होती है मांझी थान में बैठती है और उस मांझी थान में महिलाएं नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, यानी प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके प्रमुख कौन होते हैं। जन सेवक, पंचायत सेवक, दलपति या प्रखंड का प्रमुख। तो यहाँ इसका सही आंसर डी है, यानी प्रखंड का प्रमुख, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं और उसी में से उनका चयन किया जाता है ब्लॉक लेवल पर और इसको प्रखंड प्रमुख कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का होगा प्रखंड प्रमुख। अब प्रमुख एवं उप प्रमुख दोनों का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 20 में। कहता है 19 में आते हैं टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्तमान में कौन सी कंपनी के नाम से जाना जाता है। यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो है वर्तमान में कौन सी कंपनी के नाम से जाना जाता है। टाटा मोटर्स, टिस्को, टेल्को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर ए है, यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव
वर्तमान में टाटा मोटर्स कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना JRD टाटा के द्वारा 1945 ईस्वी में की गई थी। यह टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक है। ठीक है, इसकी उत्पादन इकाइयां भारत में जमशेदपुर में है, पुणे में महाराष्ट्र में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश आदि कई स्थानों पर, कई शहरों पर यह है। ठीक है, आते हैं 20 क्वेश्चन में। कहता है टूसू पर्व किस देवता को खुश करने के लिए मनाते हैं, है ना। यानी टूसू पर्व जो है, टूसू त्यौहार किस देवता को खुश करने के लिए मनाते हैं? दुर्गा माँ को, धरती माँ को, काली माँ को या सूर्यदेव को? तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा सूर्यदेव। ठीक है, सूर्यदेव को खुश करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व झारखंड के आदिवासियों विशेषकर कुणबी जाति के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। सिंहभूम एवं पंच परगना क्षेत्र में यह पर्व जो होता है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, सिंहभूम पंच परगना क्षेत्र यानी सिल्ली बुंडू और इधर रामगढ़ झलदा इस सब क्षेत्र में ये विशेष रूप से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। कथ आरा कथ विलियन इदऊ नामक रचना किसकी है? यानी एक बुक है, क्या है? किताब है। कथ आरा कथ विलियम इदऊ नामक जो किताब है, इसकी रचनाकार कौन है? मिखाइल तिग्गा, इंद्रजीत उरांव, आह्लाद तिर्की या तेजू भगत? तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी कथ आरा कथ विलियन इदऊ नामक एक बुक है जिसको मिखाइल तिग्गा ने लिखा है। इसका प्रकाशन जो 1952 ईस्वी में हुआ था। आगे आते हैं 22 में। किस कला में पशुओं को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? यानी कौन सी कला है जिसमें पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? सोहराय, जादूपटिया, कोहबर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर ए है, सोहराय। यानी सोहराय कला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। इस कला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। अगला प्रश्न 23 में। अवनद ताल वाद्य यंत्र के प्रकार हैं। यानी अवनद ताल वाद्य एक यंत्र है। अवनद ताल जो एक वाद्य यंत्र है के प्रकार है, किस प्रकार का है? मांदर, ढोल, ढाक या नगाड़ा, धमला या कारहा, जुड़ी नागर, ढप, खंजली या डमरू या उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ देखिए, अवनद ताल एक वाद्य यंत्र है जो सभी प्रकार का है, यानी इसमें उपरोक्त में से सही होगा। यानी ये लकड़ी की एक ढांचे में, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, लकड़ी के एक ढांचे में चमड़ा मढ़ कर इसको बनाया जाता है ना। जैसे ढोल हुआ, लकड़ी है और उसमें चमड़ा मढ़ कर बनाया जाता है। मुख्य ताल वाद्य भी कहा जाता है, इसे मुख्य ताल वाद्य भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित है, जैसे मांदर है, ढोल है, नगाड़ा है, धमसा, ढाक, कारहा, डमरू, ठीक है, डम 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 डमरू जो होता है वो भी है, और ये ढप, जुड़ी, नगाड़ा, खंजरी ये सारे इस यंत्र के अंतर्गत आते हैं, वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाल काल यानी 5वीं से 6वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी? ठीक है, देखिए, वैद्यनाथ मंदिर, युगल मंदिर, तपोवन या फिर भद्रकाली मंदिर? तो यहाँ देखिए 24 क्वेश्चन का सही आंसर है भद्रकाली मंदिर, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी पाल काल जो 5वीं-6वीं शताब्दी में भद्रकाली मंदिर की स्थापना किया गया था। यह मंदिर चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में है, यानी चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में है, भदोली ग्राम में स्थित है। यानी भद्रकाली जो है कहाँ पर स्थित है? भदोली ग्राम, भद्रकाली से भदोली ग्राम स्थित है। यहाँ सहस्त्रलिंगी शिवलिंग भी है, यानी भदोली गाँव में सहस्त्रलिंगी शिवलिंग है। क्वेश्चन नंबर 25। किस जनजाति के लोग आग का काम अर्थात लोहा गलाने का काम करते थे? है ना, यानी कौन से जनजाति हैं जो आग से लोहा गलाने का काम करते हैं? असुर, बैगा, बिरजिया या फिर भूमिज? तो यहाँ इसका प्रश्न होगा असुर, ए इसका सही आंसर है। यानी आग का काम अर्थात लोहा गलाने का काम अगरिया असुर करते हैं। ये कौन से जनजाति करते हैं? अगरिया असुर करते हैं। इसके अतिरिक्त असुर जाति की 2 और उपजाति हैं, यानी असुर जाति की 2 और उपजाति है। वीर असुर, वीर असुर उसको कहते हैं जो जंगलों में निवास करता है और वहाँ वो शिकार करता है, ठीक है, और वहीं वो अपना निवास स्थान बना लेता है। और एक होता है निर्जिया असुर जो घूम घूम पर कृषि कार्य करता है, वैसे असुर को कहलाता है। 26 क्वेश्चन में देखिए, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? यानी एक नाटक है कोचे कड़वा, उसके रचनाकार कौन है? रामदयाल मुंडा, सालखन मुर्मू, सोलेमान मुर्मू या फिर हेमंत मुर्मू? तो देखिए क्वेश्चन 26 यानी कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार यहाँ पर जो हैं वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी
संथाली भाषा में लिखी गई कोचे कड़वा के नाटक के रचनाकार हैं सुलेमान मुर्मू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 27। प्रश्न कहता है, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंगकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था। यानी ये राधा कृष्ण जो है कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार या नाटककार हैं, ये सभी में महत्वपूर्ण अपना स्थान है, अपना योगदान दिए हैं, महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ये इन राधा कृष्ण का जो है जन्म कब हुआ था। 18 दिसंबर 1910 ईस्वी में, 5 नवंबर 1910 ईस्वी में, या फिर 15 जून 1912 ईस्वी में, या 5 जुलाई 1917 ईस्वी में। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ए है 18 सितंबर 1910 ईस्वी में। ठीक है, यानी एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधाकृष्ण का जन्म जो हुआ था 18 सितंबर 1910 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। खेरवाल वंशो धर्मपुथी है ना, खेरवाल वंशो धर्मपुथी की रचना किसने की। यानी ये भी एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की। मांझी रामदास टुड्डू, WG आर्चर, या श्रवण कुमार गोस्वामी, या वंदना टेटे। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर है मांझी रामदास टुड्डू। यानी संथाली भाषा में लिखी गई, यानी ये जो किताब लिखी गई है संथाली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, संथाली भाषा में लिखी गई खेरवाल वंशो धर्मपुथी के रचनाकार मांझी रामदास टुड्डू हैं। क्वेश्चन 29। संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन है। यानी संथाली भाषा में लिखा गया दूसरा उपन्यास कौन है। हाड़मवाक आतो, कुकमू, बिंदु चांदल, या फिर मुहिला चेतईदाई। तो यहाँ इसका सही आंसर डी होगा। यानी संथाली भाषा का दूसरा उपन्यासकार ननकू सोरेन द्वारा लिखित है मुहिला चेचेतदाई, है ना। ये अध्यापिका महिला है ना, महिला चेचेतदाई अध्यापिका महिला, यानी इसको ननकू सोरेन द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं 30 में। तो 30 में देखिए कहता है क्या, 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक, यानी एक पुस्तक है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, कुड़ुख डंडी के लेखक कौन है। यानी ये कुड़ुख डंडी के लेखक जो हैं कौन है। बिहारी लकड़ा, सुदर्शन भगत, नलीम वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए 30 प्रश्न का सही आंसर ए है। यानी 2005 में जो लिखित साहित्य अकादमी प्राप्त पुरस्कार जो है वह कुड़ुख डंडी के है। वो किताब क्या है, कुड़ुख डंडी है, और इसके लिखने वाले हैं यानी इसके लेखक जो हैं बिहारी लकड़ा हैं। क्वेश्चन 31। झारखंड के उच्च शिक्षा में, है ना, यानी झारखंड के उच्च शिक्षा में डबल यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ देखिए 1775 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, या 1904 ईस्वी में। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा 1899। यानी यहाँ पर जो है झारखंड की उच्च शिक्षा में डबल यूनिवर्सिटी मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की थी। उस समय यह संत कोलंबस महाविद्यालय कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो था, वहाँ कलकत्ता से इसका यूनिवर्सिटी कलकत्ता में था। अगला आते हैं 32 में। सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल कहाँ अवस्थित है। यानी एक स्कूल है सेंट माइकल ब्लाइंड, वो कहाँ स्थित है। जामताड़ा, सरायकला खरसवां, लातेहार, या फिर रांची। तो यहाँ इसका आंसर डी होगा रांची। ठीक है, यानी सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल जो है रांची शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है 33 में। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। यानी गढ़वा, बोकारो, जामताड़ा, या फिर रांची। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी होगा। यानी केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड की किस महिला तीरंदाज, यानी झारखंड की कौन सी महिला तीरंदाज है जिसने 2010 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे। ऑप्शन देखिए, झानो हंसदा, भाग्यवली, दीपिका कुमारी, या नमिता कुमारी। तो 34 क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी दीपिका कुमारी। यानी झारखंड की दीपिका कुमारी एक महिला तीरंदाज है जो 2010 ईस्वी के कॉमनवेल्थ गेम में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे। ठीक है, दीपिका कुमारी झारखंड राज्य के रांची जिले में जो रातू प्रखंड है वही रातू प्रखंड के रहने वाली है। अगला प्रश्न आते हैं 35 में। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट मैच का आयोजन झारखंड के किस नगर
के स्टेडियम में होता है, यानी झारखंड में जो प्रथम श्रेणी का जो मैच होता है वह झारखंड के किस शहर में होता है? जमशेदपुर, चाईबासा, रांची, जमशेदपुर, या फिर रांची हजारीबाग, या फिर रांची बोकारो। तो एकदम देखिए रांची का यहाँ इसका सही आंसर बी है, यानी रांची और जमशेदपुर में। झारखंड में प्राय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच तथा प्रथम श्रेणी के क्रिकेट मैच रांची के JSCA स्टेडियम है ना, क्रिकेट स्टेडियम में होता है तथा जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में होता है। क्वेश्चन 36, संजीव कुमार और धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? संजीव कुमार और धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? क्रिकेट के, तीरंदाजी के, हॉकी के, या फिर फुटबॉल के? तो क्वेश्चन इसका, इस प्रश्न का सही आंसर बी है, तीरंदाजी के। यानी राजीव कुमार सिंह और धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी खेल के प्रसिद्ध प्रशिक्षक हैं, है ना। यानी राजीव कुमार सिंह को वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, उसी तरह से धर्मेंद्र तिवारी को पिछले साल यानी 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आगे 37 में चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी, यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शुभलक्ष्मी, नाम है शुभलक्ष्मी, का संबंध झारखंड के किस जिला से है? यानी ये क्रिकेट प्लेयर है शुभलक्ष्मी, झारखंड के कौन सा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है? हजारीबाग, रांची, सिमडेगा, या फिर बोकारो? 37 का सही आंसर ए है, ठीक है, हजारीबाग से संबंध रखती है। यानी झारखंड की शुभलक्ष्मी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। शुभलक्ष्मी वेस्टइंडीज के साथ 5 मैचों में महिला T20 सीरीज खेली, यानी यहाँ पर महिला T20 सीरीज हुआ था जिसमें वो खेली थी। उन्हें गेंदबाज के रूप में यानी बॉलर के रूप में शामिल भारतीय टीम में शामिल किया गया था। वर्ष 2009-10 में, है ना, पूर्वी क्षेत्र महिला क्रिकेट टीम में शामिल होकर बेहतर प्रदर्शन किया और इसके बाद इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ और उससे वो खेली थी। अगला प्रश्न आते हैं 38 में, कहता है कि लक्ष्मी पांड्या किस खेल से संबंधित है? लक्ष्मी पांड्या किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, है ना, लॉन टेनिस, या फिर हॉकी? यहाँ पर 38 प्रश्न जो है लक्ष्मी पांड्या का संबंध बॉक्सिंग से है। यानी झारखंड की लक्ष्मी पांड्या इंटरनेशनल बॉक्सर है ना, इंटरनेशनल बॉक्सर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है। उन्होंने 98 अखिल भारतीय पुलिस बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2010 में संपन्न हुआ था, गोल्ड मेडल, तथा 34वें राष्ट्रीय खेल जो झारखंड में 2011 में हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल सहित राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुकी है। ठीक है, आगे 39 में चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा, यानी अब हम लोग आते हैं जमीन संबंधी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, तो निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, CNT एक्ट जो होता है ना, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटनागपुर काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879 के द्वारा, या छोटनागपुर भूघृती अधिनियम 1897 के द्वारा, या बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रश्न कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतें को दे दिया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर सी है, यानी बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया है। आगे आते हैं 39 हो गया। 40 में कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, अब तक छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं, यानी अभी तक जो काश्तकारी CNT एक्ट में जो हो गया 26 संशोधन किए जा चुके हैं। SPT एक्ट के तहत गांव का मुखिया का पद जो होता है हस्तांतरित था। आगे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अनुपूरक उपबंध 1949 में लागू किया गया। उपरोक्त में से सभी कथन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो होगा सही आंसर बी है, यानी SPT एक्ट के तहत गांव के मुखिया का पद जो होता है अहस्तांतरणीय है, जबकि यहाँ कह रहा है हस्तांतरणीय था। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। बाकी
जो है ना, बाकी जैसे कहता है कि छोटनागपुर जो CNT एक्ट में ना, याद रखेंगे कि अभी तक टोटल 26 संशोधन किए जा चुके हैं और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का अनुपूरक उपबंध जो था ये 1949 में लागू है, ये भी सही है, यानी यहाँ बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, खुद देखिए 41 में, निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों का भूमि कानून बनवाने में सबसे बड़ा योगदान है, यानी कौन से दो व्यक्ति तो सबसे बड़ा योगदान दिए हैं भूमि कानून बनवाने में। मेजर हर्ट्स एवं बाबू राखालदास, फादर हॉफमैन और डॉक्टर डेविडसन, कमिश्नर स्लेक और बाबू राखालदास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रश्न 41 का सही आंसर ए है, यानी मेजर हर्ट्स एवं बाबू राखालदास का भूमि कानून बनवाने में बहुत बड़ा योगदान था। क्वेश्चन 42 कहता है, कुसुम वृत्त भूमि का संबंध किससे है, यानी कुसुम वृत्त भूमि जो है उसका संबंध किससे है, ब्राह्मण से, गोसाई से, या ए और बी दोनों से, या फिर गुमास्ता से। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, यानी ब्राह्मण और गोसाई से, यानी ब्राह्मणों और गोसाई को अनुदान के रूप में दी गई भूमि जो कुछ निश्चित धार्मिक निषेधाज्ञा के आलोक में दी जाती थी, ठीक है, यानी धार्मिक कार्यों हेतु दी जाती थी, ये लगान मुक्त होते थे, यानी ऐसी ज़मीन तक क्या था, लगान मुक्त होते थे, या इनका प्रयोग के एवज में कुछ चंदा दिया जाता था, ठीक है, और मूल अनुदान ग्राही के सही पुरुष वंशजों के समाप्त हो जाने पर, यानी उसके पुरुष वंशज के समाप्त हो जाने पर पूर्व जमींदार के द्वारा पुनः ग्रहण किया जा सकता था, इस तरह का भूमि था। आगे आते हैं 43 में, कहता है CNT एक्ट के सफल नहीं होने का मुख्य कारण क्या था, यानी छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम जो लागू किया गया था उसका सफल नहीं होना कि मुख्य कारण क्या है। पहला देखिए यहाँ पर, और उस संदर्भ में जो कुछ कथन कहा गया है उसमें से कौन गलत है, यानी लोगों में जागरूकता की कमी थी, आदिवासी एकता एवं अखंडता का या एकजुटता का अभाव था, ठीक है। तो यहाँ देखिए केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या इनमें दोनों गलत है। तो देखिए 43 प्रश्न का सही आंसर होगा यानी डी, यानी यहाँ दोनों ही कथन CNT एक्ट के सफल नहीं होने के संबंध में ये दोनों गलत हैं, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 44, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत, यानी अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी CNT एक्ट की किस धारा पर, CNT एक्ट 1908 की किस धारा में ST, SC और OBC के कुछ जमीन हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है, 46, 72, 48 या फिर 65। तो यहाँ देखिए 44 का सही आंसर ए होगा, यानी CNT एक्ट के धारा 46 के तहत ST, SC, OBC और माने OBC की कुछ जातियाँ और अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन 45 कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन सही है। कहता है, इस अधिनियम के निर्माण में मैकफरसन, एनल्सन और गेंजर ने सर्वे सेटलमेंट किया था, ठीक है। इस यानी भुक्तबंध अथवा पूर्ण भोगबंधक का अर्थ ऋण के रूप में अग्रिम दी गई राशि है, और सी में है SPT एक्ट यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ में संथालों की पारंपरिक विधि का वितरण दिया गया है, यानी उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी 45 में क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत जो कथन है, इस अधिनियम के निर्माण में मैकफरसन, एनल्सन और गेंजर जो सर्वे सेटलमेंट किया था ये सही है। भुक्तबंध अथवा पूर्ण भोगबंधक का अर्थ ऋण के रूप में अग्रिम दी गई राशि से होता है, ठीक है। उसी तरह SPT एक्ट के प्रारंभ में संथालों की पारंपरिक विधि का वितरण कर दिया गया था, इसलिए इसमें सभी आंसर सही है। आते हैं 46 में, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33, याद रखेंगे धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य हैं अगर उनमें यानी दिया हुआ है कितने वर्ष तक कृषि कार्य न किया गया हो, ठीक है। यानी ऑप्शन देखिए 8 साल, 12 साल, 5 साल या फिर 16 साल। तो इसका सही आंसर होगा 5 साल।
यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक किसी प्रकार का कृषि कार्य न किया गया हो। 47 प्रश्न कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा यानी धारा के तहत यानी किस धारा के तहत रैयत भूमि के विनिमय किया जा सकता है, यानी रैयती भूमि रैयत भूमि का विनिमय किया जा सकता है। धारा 17, धारा 19, धारा 20, धारा 23, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा, यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 यानी धारा 20 के तहत रैयत भूमि का विनिमय किया जा सकता है। क्वेश्चन 48, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से होता है जहां पहला ऑप्शन कोई मूल रैयत न हो, कोई मुखिया न हो, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा, यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव का तात्पर्य ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत न हो तथा कोई मुखिया न हो। आते हैं 49 प्रश्न में। 49 प्रश्न कहता है कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है, 2000 में, 2001 में या 2002 में या फिर 2003 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी बी में, यानी झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल, याद रखेंगे 23 अप्रैल 2001 को राज्यपाल प्रभात कुमार द्वारा मंजूरी दिए जाने के उपरांत झारखंड में प्रभावी हुआ। क्वेश्चन 50 देखिए, कहता है क्या कि किस वर्ष वेस्ट बंगाल स्टेट्स एग्जीबिशन एक्ट पारित किया गया, यानी वेस्ट बंगाल स्टेट एग्जीबिशन एक्ट पारित किया गया 1953 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए है 1953 ईस्वी में, यानी 1953 ईस्वी में वेस्ट बंगाल स्टेट एग्जीबिशन एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य राजस्व और रैयतों के बीच मध्यस्थों को हटाना था, ठीक है। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, ठीक है, लाइक करते हुए। चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 51, कहता है कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है, यानी हजारीबाग से बहरागोड़ा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है, NH-29, NH-31, NH-32 या NH-33। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, यानी NH-33। नेशनल हाईवे 33 जो है हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड की सर्वाधिक 6 जिलों से होकर ये गुजरती है ना, जिसकी लंबाई जो है कुल लंबाई यानी 333.5 किलोमीटर है। NH-33 झारखंड के सीमावर्ती जिलों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। यहाँ पर देखिए इस 6 जिलों को जो जोड़ती है ये हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम है, ये 6 जिलों को ये जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 52 में। निम्नलिखित में कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा स्थान हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, सारंडा, देवघर, भंडरा या फिर कोराम्बे। तो इसका भी आंसर डी होगा कोराम्बे, यानी कोराम्बे को हल्दी घाटी के भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है। यहाँ नागवंशी और रक्सेल राजाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था, ठीक है। गुमला जिला में यह स्थित है और कोराम्बे में याद रखेंगे कि वासुदेव राय का मंदिर भी है। अगला प्रश्न 33 में चलते हैं। मयूराक्षी नदी खाली स्थान दिया हुआ है से प्रवाहित होती है, यानी कहाँ से प्रवाहित होती है, त्रिकुट पहाड़ियाँ, हजारीबाग, पारसनाथ हिल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 33 प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी मोरखी नदी, यानी मयूराक्षी नदी का उपनाम मोरखी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मोरखी नदी का उद्गम स्थल त्यूड़, जिसको त्रिकुट पहाड़ी बोलते हैं, जो देवघर जिला में है, वहाँ से प्रवाहित होती है। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा जिला है। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 54 में हम लोग चलते हैं। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना आता है, ठीक है, 79.70 लाख हेक्टेयर या 85.10 लाख हेक्टेयर या 90.70 लाख हेक्टेयर या 75.10 लाख हेक्टेयर। तो इसका आंसर ए होगा, है ना,
यानी झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो होता है 79.70 लाख हेक्टेयर है। इसकी भौगोलिक सीमाएं याद रखना है कि उत्तर में बिहार को छूता है ये, और दक्षिण में उड़ीसा को छूता है, और इसी तरह से पूरब में पश्चिम बंगाल को, और पश्चिम में जो होता है ये पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश 2 राज्यों को ये स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 55 में। 55 प्रश्न में कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है ना, यानी एरिया में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिला में है? चतरा, पलामू, हजारीबाग या फिर रांची। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन यहाँ क्या कह रहा है, चतरा, पलामू, हजारीबाग और रांची। तो यहाँ इसका आंसर होगा पलामू, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पलामू में है ना। यानी पलामू में जो संयुक्त लातेहार के साथ मिला करके 3527 वर्ग किलोमीटर जो है पूरा क्षेत्र में है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज होता है, कभी परसेंटेज में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो डाटा अभी दिया रहा है, यदि 18 जिला के अनुसार है, 18 जिला मतलब झारखंड निर्माण के समय 18 जिला था, उसमें यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे ज़्यादा पलामू है। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पलामू इसका सही आंसर होगा। और यदि परसेंटेज में यदि क्वेश्चन पूछता तो यदि 18 जिला का जो है ना, 18 जिला में चतरा सबसे ज़्यादा है, और यदि उसको अलग अलग कर दिया जाए बाद वाला सर्वे में, तो यहाँ देखिए कि लातेहार में 53% जंगल है। ठीक है, और 53 है लातेहार में, और 47% जो होता है जंगल जो है वह चतरा जिला में है। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 56 में। 56 कहता है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, चलिए देखिए। लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा, लाल मिट्टी। ठीक है, यानी झारखंड में अधिकांशतः लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी छोटानागपुर में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। लाल मिट्टी का सबसे अच्छा विकास जो होता है आर्कियन काल के चट्टानों, मुख्यतः यहाँ पर देखते हैं कि आर्कियन, ग्रेनाइट तथा नीस के क्षेत्र में हुआ है। राज्य में लगभग 90% भूभाग पर आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। 57 प्रश्न कहता है जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? यानी जादूगोड़ा कौन सा खनिज पदार्थ से संबंधित है? लौह अयस्क, ग्रेफाइट, बॉक्साइट या फिर यूरेनियम। तो सही आंसर यूरेनियम होगा, यानी जादूगोड़ा यूरेनियम से संबंधित है, यानी यूरेनियम खान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर यूरेनियम का कारखाना भी स्थापित है। यूरेनियम खनिज धारवाड़ तथा आर्कियन युग की चट्टानों से निकाला जाता है, याद रखना है इसको। यानी यूरेनियम खनिज को धारवाड़ तथा आर्कियन युग के चट्टानों से निकाला जाता है, जिसमें 50 से 80% यूरेनियम अयस्क मौजूद होते हैं, यानी पाए जाते हैं। इसी तरह से चलिए अगला प्रश्न है 58। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? यानी झारखंड का सबसे जो सीमा रेखा लगी हुई है किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगी है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। तो 58 प्रश्न का सही आंसर सी होगा, यानी झारखंड की सबसे लंबी सीमा जो है बिहार राज्य से लगी हुई है। ठीक है, जो 10 राज्य यानी झारखंड के 10 राज्य बिहार के राज्य से स्पर्श करती है, जिसमें से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज ये जिला शामिल हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 59 प्रश्न में। कहता है झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? यानी कैसे प्रवाहित होती है? देखिए, दक्षिण पूर्व की ओर इस तरफ प्रवाहित होती है। तो इसमें कौन है? यानी दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर और अजय। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, यानी स्वर्णरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार यानी रांची का नगड़ी गांव के पास से ये निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है कोकरो, कांची, खरकई, मुहाना। ये सभी नदी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, यानी ये सभी सहायक नदियाँ मिलती है, और ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी विशेषता में हम लोग देखते हैं कि रांची से 28 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इस नदी के रेत में सोने का अंश मिलता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि 60 प्रश्न में कहता है कि राजमहल की पहाड़ी किस प्रकार के चट्टान से बनी है? यानी राजमहल की पहाड़ी किस प्रकार की चट्टान से बनी है? परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान, बेसाल चट्टान या फिर चूना पत्थर। तो 60 प्रश्न का सही आंसर सी है, यानी राजमहल की पहाड़ी जो है बेसाल चट्टानों से बनी हुई है। यहाँ 150 से 300 मीटर ऊंचा है, यानी यह जो है 150 से 300 मीटर ऊंचा है। इसमें उत्तरी कोयल, बेसिन, देवघर
या अपर्दित भूभाग जैसे अजय बेसिन, दक्षिण कोयल बेसिन अपर्दित होकर सम्मिलित है। यानी राजमहल की जो पहाड़ी बनी है इसमें उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का अपर्दित भूभाग, अजय बेसिन, दक्षिण कोयल बेसिन, ये अपर्दित होकर सभी सम्मिलित रूप से बने हुए हैं। ठीक है, इसके अधिकांश भाग का निर्माण जुरेसिक काल में लावा के प्रवाह से हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 61 में। झारखंड में आम लोगों की आवास की ज़रूरत को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड किफ़ायती शहरी आवासीय नीति 2016 को किस तिथि से मंजूरी दी है? ठीक है, यानी झारखंड किफ़ायती शहरी आवासीय नीति 2016 को किस तिथि से मंजूरी दी है? 16 अगस्त, 7 अप्रैल, 10 जून या फिर 21 जून। तो यहाँ 60 प्रश्न का सही आंसर भी है, यानी 7 अप्रैल 2016 को झारखंड किफ़ायती शहरी आवासीय नीति झारखंड बनने के लगभग 15 साल बाद मंजूरी मिली। यानी 2000 में झारखंड बना था, उसके 15 साल के बाद मंजूरी दी गई। इसके तहत इसके पूर्वजों के नाम अंतिम सर्वे खतियान में, यानी जो सबसे लास्ट में जो खतियान सर्वे हुआ था खतियान में 30 वर्ष पहले से होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका ये क्राइटेरिया है कि खतियान में जो होता है 30 वर्ष पहले से होना अनिवार्य है। 3 दिसंबर 2007 को इसके नियमों की सूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई तथा 1 जनवरी 2008 से यह कानून लागू हुआ है। अगला प्रश्न 62 कहता है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा IADA की स्थापना की गई। यानी IADA का पूर्ण रूप क्या है, यानी यहाँ फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल एनुअल डेवलपमेंट एसोसिएशन या इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो 60 का सही आंसर होगा सी यानी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि झारखंड राज्य की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत किसे परिभाषित किया गया है? प्रभावित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, परिवार माने प्रभावित परिवार या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 63 का सही आंसर डी है, यानी झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित परिवार, कृषि विस्थापन, जोत क्षेत्र, रैयत भूमि, अर्जन, एकल परिवार आदि को परिभाषित किया गया है। झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति का उद्देश्य है न्यूनतम विस्थापन करना, यानी विस्थापन को कम से कम करना, प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराना और जहां विस्थापन भूमि अर्जन के कारण होता है वहां पर अर्जन निकाय तथा प्रभावित परिवार के बीच आपसी सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण शांति व्यवस्था को स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, आते हैं 64 प्रश्न में। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का उद्देश्य क्या है? यानी झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, निवेश को प्रोत्साहित करना, अनुदान को बंद करना या लघु वन उत्पाद को बंद करना या उपयोगी पदार्थों की मात्रा को कम करना, है ना। तो प्रश्न देखिए, सबसे सही आंसर क्या होगा? इसका ए आंसर होगा। यानी देखिए झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का जो उद्देश्य होता है निवेश को प्रोत्साहित करना, ठीक है, अनुदान देना, लघु वन उत्पाद को बढ़ावा देना, अनुपयोगी पदार्थों की मात्रा को कम करना, जो बेकार का चीज़ है अनुपयोगी पदार्थ की जो मात्रा को उसको कम से कम करना, ठीक है, और उत्पादित वस्तुओं को बाजार से जोड़ना ताकि उसको वो बेच सके स्थानीय ग्रामीण और अपनी जीविकोपार्जन ढंग से कर सके, तकनीकी सहायता प्रदान करना इत्यादि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, आते हैं 65 प्रश्न में। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? यानी पहला औद्योगिक नीति किस वर्ष पर कारगर हुआ? 1998 में, 1999 में, 2000 में या फिर 2001 में? तो 65 प्रश्न का सही आंसर डी है, यानी 2001 में। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में प्रारंभ हुई। इस औद्योगिक नीति के तहत उद्यमियों को आकर्षण छूट, अनुदान एवं आर्थिक सहायता देने में की यह व्यवस्था करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 66 में। ऐसा प्रत्येक प्रभावित परिवार जिसका अनैच्छिक विस्थापन हुआ है, यानी अनैच्छिक विस्थापन हुआ है, विस्थापन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह कितने दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक जीविका भत्ता प्राप्त करेगा? ठीक है, यानी यहाँ 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए या फिर 30 दिन के लिए। तो 66 प्रश्न का सही आंसर होगा सी, यानी उस परिवार को 25 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर जो होगा उसको भत्ता मिलेगा।
है ना, भत्ता उसको प्राप्त होगा। और उन्हें रोजगार नहीं हो पाया है तो उन्हें 600 रुपया की समतुल्य कृषि मजदूरी भी उसको उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी दे दिया जाएगा। आते हैं 67 प्रश्न में, कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, दोराब जी टाटा, या फिर जमशेद जी टाटा, या फिर रतन टाटा, या फिर R.D. टाटा। तो यहाँ इस 67 प्रश्न का सही आंसर ए होगा, यानी 67 का प्रश्न का सही आंसर बी होगा। ठीक है, यानी नौसरवान जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया था, साक्षी नामक स्थान पर, यानी जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी भी है। और यहाँ उत्पादन 1911 से प्रारंभ हुआ था। यह देश में निजी क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारखाना है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारखाना भी है। अगला आते हैं 68 में, कहता है कि झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? यानी झारखंड का वह कौन सा स्थान है जहां औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? रांची, धनबाद, बरही हजारीबाग, नामकुम रांची, या तुपुदाना रांची में? तो 68 प्रश्न का सही आंसर बी होगा, यानी झारखंड सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए 3 स्तरीय योजना बनाई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास केंद्र हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल में स्थापित किया गया है। ठीक है, जहाँ 30 से 40 एकड़ की लागत 30 से 40 करोड़ की लागत से आधारभूत संरचना का विकास किया गया है। इस तरह से यहाँ इसका सही आंसर होगा बी, बरही हजारीबाग। 69 प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं? यानी झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, यानी झारखंड में जो होता है 4 औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। कौन कौन है? आयडा, बियाडा, रियाडा और अस्पाइडा। ठीक है, अब लाते हैं क्वेश्चन 70। रेशम के क्षेत्र में आविष्कार कर तसर रेशम धागा की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सोलर चालित उन्नत मशीन तैयार कर झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, इस मशीन का नाम क्या चीज़ है? उन्नत, समृद्धि, तसर या फिर शिखर? तो 70 प्रश्न का सही आंसर बी होगा, यानी झारखंड सरकार ने रेशम के क्षेत्र में नए आविष्कार कर तसर रेशम धागा के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सोलर चालित समृद्धि यानी समृद्धि नामक मशीन तैयार कर उपलब्ध कराया जा रहा है। आते हैं 71 प्रश्न में, औद्योगिक दृष्टिकोण से खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कौन सा जिला को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जा सकता है? पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रांची या फिर पश्चिमी सिंहभूम? तो 71 प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी कौन को होगा? पूर्वी सिंहभूम। यानी औद्योगिक दृष्टिकोण से पूर्वी सिंहभूम जिलों को आर्थिक राजधानी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जमशेदपुर के इर्द गिर्द उद्योगों की अनेक इकाइयां कार्यरत हैं, जैसे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आयडा है, और अनेक छोटे छोटे उद्योग इसके अगल बगल में कार्यरत हैं। 72 प्रश्न में कहता है कि राज्य में रहने वाली विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पेंशन योजना शुरू की थी? यानी झारखंड में जितना विकलांग लोग रह रहे हैं उसके लिए झारखंड सरकार द्वारा दिए गए ऑप्शनों में कौन सी पेंशन योजना की शुरुआत की? दीनदयाल स्वावलंबी योजना, जवाहर अपंग व्यक्ति प्रोत्साहित योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, या विकलांग लोगों के उत्थान के कार्यक्रम? तो 72 प्रश्न का सही आंसर सी होगा, यानी राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना 27 जून 2017 को प्रारंभ किया गया। 27 जून 2017 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत 5 वर्ष से अधिक के बच्चे, यानी इसमें जो शामिल होंगे इस गणना में 5 साल से अधिक बच्चे बच्चियां या लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, 73 प्रश्न कहता है, खाली स्थान दिया हुआ है, रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। यानी किस कलर का जो राशन कार्ड है झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाएगा? गुलाबी, नीला, पीला या फिर सफ़ेद? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा येलो, यानी पीला। पीला रंग का राशन कार्ड झारखंड सरकार में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलो
प्रतिमाह अन्न दिया जाता है, चावल दिया जाता है, ठीक है, 1 रुपया के रेट से। आते हैं 74 में, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ? यानी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 2016 को, मार्च 2017 को, मार्च 2018 को, या फिर जनवरी 2019 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा। झारखंड सरकार द्वारा 1 जनवरी 2019 को राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपया दिए जाएंगे। 75 प्रश्न कहता है कि सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितना रुपया देता है? यानी प्रत्येक विधायक को प्रत्येक साल एमएलए स्कीम यानी विधायक फंड में कितना रुपया उपलब्ध कराता है? 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3.5 करोड़ या फिर 4 करोड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 75 का जो सही आंसर होगा ये डी होगा। यानी विधायक योजना के तहत स्थानीय क्षेत्रों के विकास हेतु विधायक को प्रतिवर्ष प्रति विधायक 4 करोड़ रुपया राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार अब तक 412.38 करोड़ की राशि व्यय कर चुकी है। इसके द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जनोपयोगी योजनाएं कार्यान्वित कर क्षेत्र विशेष के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना तथा ग्रामीण विकास में सहयोग प्रदान करना है, ठीक है। 76 प्रश्न में कहता है क्या कि जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। यानी जीवन आसान योजना है जो कल्याण विभाग द्वारा झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिला अत्याचार पर नियंत्रण, एड्स पर नियंत्रण, बाल कुपोषण पर नियंत्रण या दहेज प्रथा पर नियंत्रण। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। यानी जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है बाल कुपोषण पर नियंत्रण पाना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं 5,000 एनएनएम को समुदाय स्तर पर कुपोषित बच्चे की पहचान तथा प्रबंधन हेतु सरकार प्रशिक्षित कर रही है, ठीक है। यानी प्रशिक्षित कर रही है। जीवन आशा कार्यक्रम की शुरुआत जो होता है वर्ष 2013 में की गई थी। अब आते हैं 77 प्रश्न में, निम्न में से कौन सा मेल जो है सही नहीं है? यानी दिया हुआ है स्थान का नाम और उसमें जिला का नाम दिया हुआ है। यानी कोई अभ्यारण्य का नाम है और डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, तो कौन सुमिलित नहीं है? महुआ टाँड़ अभ्यारण्य पलामू, तपचांची अभ्यारण्य धनबाद, उधवा पश्चिमी बिहार कोडरमा या लावालंग अभ्यारण्य जो है चतरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी है। यानी उधवा पश्चिमी बिहार साहिबगंज जिला में स्थित है, ठीक है। उधवा पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? साहिबगंज जिला में स्थित है, जबकि यहाँ कोडरमा में दिया है। यही गलत है, बाकी सब सही है। इनकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। यहाँ जाड़े में यानी जाड़े के मौसम में प्रवासी पक्षी भी दृष्टिगोचर होते हैं यानी दिखलाई पड़ते हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन 78 में चलते हैं। 78 प्रश्न में देखिए, कहता है कि हैबिट की रिपोर्ट के आलोक में किस राज्य की सरकार ने 1909 ईस्वी में वनों की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित की, ठीक है। यानी हैबिट की रिपोर्ट के आलोक में किस राज्य की सरकार द्वारा 1909 ईस्वी में वनों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया? गुजरात सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, बंगाल सरकार द्वारा या फिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा? तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। यानी हैबिट के अनुसार 1909 ईस्वी में बंगाल सरकार ने वनों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था, लेकिन यह एक औपचारिकता ही थी, यानी मात्र औपचारिक था। ये आज़ादी के पूर्व यहाँ 95% वन निजी थे, यानी उस समय भी 95% वन निजी थे जिनका सरलीकरण किया गया। आते हैं 79 प्रश्न में, कहता है कि प्रथम वन नीति अंग्रेजों द्वारा कब बनाई गई? यानी पहला वन नीति अंग्रेजों द्वारा कब बनाई गई? 1860 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में या 1864 ईस्वी में? तो 79 का सही आंसर होगा डी। यानी अंग्रेजों ने 19 अक्टूबर 1864 ईस्वी को एक वन नीति बनाई थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य था भारत की वन संपदा की समुचित एवं सतत विकास करना। प्रश्न 80 में देखिए, केंद्रीय वन्य प्राणी परिषद का गठन कब हुआ? यानी केंद्रीय वन प्राणी परिषद का गठन कब किया गया? 1940 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में या फिर 1952 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, ठीक है। यानी आज़ादी के बाद केंद्रीय वन
केंद्रीय वन्य प्राणी परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया था। यानी उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। इस पार्षद की 25 दिसंबर 1965 ईस्वी की बैठक में राष्ट्रीय वन्य पशु के लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगा गया। ठीक है, यानी 1965 ईस्वी की एक बैठक किया गया जिसमें राष्ट्रीय वन्य पशु के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्यों से प्रस्ताव मांगा गया। राज्य से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार कर 9 जुलाई 1969 ईस्वी की बैठक में सिंह को भारत का राष्ट्रीय पशु यानी बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ठीक है, आते हैं 81 प्रश्न में। कहता है कि राज्य वन प्राणी परिषद का गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी इसके अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य होते हैं, इनके प्रधान मुख्य वन संरक्षण है और इस उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, यानी दिए गए सभी विकल्प यहाँ पर सही है। इसके अलावा राज्य सरकार के जन कल्याण विभाग के सचिव, राज्य पशुपालन विभाग, राज्य पर्यटन विभाग, भारतीय जंतु विज्ञान सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि तथा राज्य वन्य प्राणी परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य होते हैं और राज्य का जो होता है ना, इसके प्रधान जो होता है मुख्य वन संरक्षक होता है। ये सभी उपरोक्त इसका आंसर सही है। 82 में कहता है कि झारखंड राज्य किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी झारखंड राज्य किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय या फिर उष्ण या फिर भूमध्य रेखीय। तो 82 का सही आंसर बी होगा, यानी झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति पतझड़ किस्म की है। यानी यहाँ पतझड़ वन की बहुलता है। आते हैं 83 प्रश्न में। झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। यानी झारखंड में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है। शीतकालीन हवाओं से, या बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवात से, या उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से, या लौटते मानसून से। तो प्रश्न का यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। यानी झारखंड में शीत ऋतु का जो वर्षा आरंभ होती है उसकी वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात होता है। यानी शीत ऋतु में पवनों की दिशा जो होती है उत्तर पश्चिम से, याद रखेंगे, देखिए यहाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इसी समय यहाँ कभी कभी वर्षा जो होता है उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। कहता है कि झारखंड में कौन सा क्षेत्र रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित है। यानी झारखंड का कौन सा एरिया रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित है। चाईबासा, रांची, डाल्टनगंज या फिर जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा। तो 84 प्रश्न का सही आंसर डी होगा, यानी झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित है। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में यूरेनियम का खनन होता है और उसका कारखाना स्थापित है। आते हैं 85 प्रश्न में। राज्य में पर्यावरण परिवर्तन के लिए झारखंड एक्शन प्लान कब स्वीकार किया गया। यानी राज्य में पर्यावरण परिवर्तन के लिए झारखंड एक्शन प्लान को कब से अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। 2013 ईस्वी से, 2014 ईस्वी से, 2015 ईस्वी से या 2016 ईस्वी से। सही आंसर इसका सी होगा, 2015 ईस्वी से। ठीक है, यानी राज्य में पर्यावरण परिवर्तन के लिए झारखंड एक्शन प्लान जो होता है फरवरी 2015 से इसको स्वीकार किया गया था। झारखंड एक्शन प्लान के अंतर्गत पर्यावरण परिवर्तन 2014 से 18 के लिए लगभग 3178.80 करोड़ रुपया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मद में जमा किया गया। इस योजना यानी यह योजना 8 क्षेत्रों कृषि, वन, पर्यावरण, जल, उद्योग, खनन, ऊर्जा, शहरी विकास, स्वास्थ्य और परिवहन के लिए था और इसी पर इसको खर्चा करना था। ठीक है, क्वेश्चन 86। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन है ना, SAPCC यानी 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक संवेदनशील है। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर या फिर कोडरमा। तो सही आंसर इसका होगा बी, यानी SAPCC 2016 के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक संवेदनशील जिला सरायकेला और खरसावां है, क्योंकि इस जिला का सीधा संबंध जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण और निम्न आधारभूत संरचना से है।
ठीक है। आते हैं 87 प्रश्न में, झारखंड का कौन सा हिस्सा गंगा अपवाह प्रणाली से संबंधित है? यानी झारखंड का कौन सा हिस्सा गंगा अपवाह प्रणाली से संबंधित है? उत्तर पूर्वी, पूर्वी दक्षिणी, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ए, यानी झारखंड का उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है गंगा अपवाह प्रणाली के क्षेत्र से संबंधित है, यानी क्षेत्र में है। इसके अंतर्गत साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ जिला आते हैं, ठीक है। यानी कौन कौन जिला आते हैं? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ आदि जिला आते हैं। क्वेश्चन 88 में कहता है झारखंड की औसत सालाना तापमान क्या होता है? यानी झारखंड का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री सेल्सियस? तो सही आंसर इसका होगा बी, यानी झारखंड का औसत वार्षिक टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस है। पाट क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री से कम हो जाता है ना, जबकि पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा के उत्तरी भाग तथा संथाल परगना के पूर्वी भाग में औसत वार्षिक तापमान जो हो जाता है, औसत वार्षिक तापमान यहाँ क्या होता है? 26 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पाया जाता है। आते हैं 89 प्रश्न में। तो 89 प्रश्न में कहता है क्या? झारखंड राज्य में आपदा संबंधी कार्य हेतु SDMA का गठन किया गया, इसका पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है कि इसका SDMA का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यहाँ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या संगठन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी झारखंड में अन्य राज्यों की तरह आपदा संबंधी कार्य हेतु SDMA का गठन किया गया है। SDMA का पूर्ण रूप राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या द स्टेट ऑफ डायमेस्टर डायस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। यह राज्य की मुख्य केंद्रीय यानी केंद्रक अधिकरण नोडल एजेंसी है, यानी एक प्रमुख नोडल एजेंसी है। इसका कार्य राज्य की योजनाओं को संचालित करना तथा राज्य की योजनाओं को कार्यान्वित करना, उनका समन्वय तथा तैयारी के उपायों का प्रावधान निर्धारित करना है। और इस तरह से हम लोग आते हैं प्रश्न 90 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि झारखंड में किस प्राकृतिक आपदा में मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है? यानी कौन सा आपदा है जिसके कारण झारखंड में सबसे ज़्यादा आदमी की मृत्यु हो जाती है? चक्रवात साइक्लोन से या तड़ित लाइटिंग से या फिर ड्राउट सूखा से या फिर बाढ़ से? ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, यानी झारखंड में सबसे अधिक मृत्यु जो होता है तड़ित चालक द्वारा होती है। आते हैं 91 प्रश्न में। झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य कौन नियंत्रित करता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO या SDMA या मौसम विभाग या फिर DDMA? तो 91 प्रश्न का सही आंसर होगा डी, यानी झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य होता है DDMA नियंत्रित करता है, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? उपायुक्त होते हैं, DC होते हैं। इसका गठन राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25(1) के तहत किया गया है। ठीक है, 92 प्रश्न में देखिए, कहता है किस प्राकृतिक आपदा से झारखंड मुक्त है? यानी कौन सी प्राकृतिक आपदा से झारखंड मुक्त है? सुनामी, बाढ़, भूकंप या फिर सूखा? तो 92 प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी सुनामी प्राकृतिक आपदा से झारखंड मुक्त है, क्योंकि झारखंड जल जंगल का क्षेत्र है और ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड बाढ़, तड़ित, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि आदि आपदा से वंचित नहीं है, यह सुनामी से वंचित है। आते हैं 93 प्रश्न में, कहता है कि झारखंड का कौन सा खनन क्षेत्र आग से ग्रसित है? झरिया, जादूगोड़ा, घाटशिला या फिर बोकारो? तो 93 का सही आंसर ए होगा, झारखंड का झरिया क्षेत्र आग से ग्रसित है, क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक कोयले खाने हैं और यहाँ आग लगा हुआ जो आज तक बुझा नहीं है। 94 प्रश्न में, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में हुआ है? देखिए, अनुकूल राय, ईशान किशन, प्रदीप कुमार या संदीप कुमार? तो 94 का सही आंसर होगा बी, यानी मुंबई इंडियंस की IPL टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज जो है ईशान किशन को इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाली 1 दिवसीय क्रिकेट मैच हेतु
भारतीय क्रिकेट टीम में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी में ईशान किशन ने 94 गेंदों पर 174 रनों की पारी खेलकर मध्य प्रदेश के विरुद्ध झारखंड को विजय दिलाई थी, यानी जीत दिलाया था। आते हैं 95 प्रश्न में। झारखंड के किस जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत की गई है? यानी झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें से 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत किया गया है? ठीक है, प्रश्न देखिए, रांची, रामगढ़, चतरा या फिर गुमला। तो 95 प्रश्न का सही आंसर सी है, यानी इटखोरी महोत्सव की शुरुआत चतरा जिला में 2015 से की गई थी। 19 से 21 फरवरी यानी 3 दिन 19 से 21 फरवरी 2021 तक चले इस 3 दिवसीय मेला यानी इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख तथा श्रम प्रशिक्षण एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संयुक्त रूप से किया था। अगला प्रश्न आते हैं 96 में। 96 प्रश्न में देखिए क्या कहता है। झारखंड में किस संस्थान ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ AMU मनी किया है? ठीक है, समझौता किया है। ट्राइबल रिसर्च सेंटर, ट्राइबल फोकस सेंटर, ट्राइबल डेवलपमेंट सेंटर या ट्राइबल स्टडी सेंटर। तो 96 का सही आंसर डी होगा, यानी गुमला के बिशनपुर प्रखंड स्थित विकास भारती द्वारा संचालित ट्राइबल स्टडी सेंटर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच MOU किया गया है, जिससे आदिवासी कला संस्कृति विषय पर शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। 97 प्रश्न में देखिए, कहता है कि झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन के बाद किसे झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? फुरकान अंसारी को, हफीजुल हसन को, इरफान अंसारी को या फिर सुखराम उरांव को? तो 97 का सही आंसर बी होगा, यानी झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हाजी हुसैन के निधन के बाद है ना झारखंड मंत्रिमंडल में उनके पुत्र हफीजुल हसन को शामिल किया गया है। वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, ये उपचुनाव में फिर चुनाव जीत भी गए हैं। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं 98। सरायकला के बिरबांस गांव में की निवासी यानी सरायकला के बिरबांस गांव की निवासी जो 63 साल की है छुटनी महतो, जो 2021 में पद्म पुरस्कार पाने वाली झारखंड राज्य की एकलौती विजेता है। ठीक है, यानी कि पूरे झारखंड में एकलौती विजेता है। ठीक है, इन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? समाज सेवा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या फिर कृषि के क्षेत्र में? तो 98 का सही आंसर है ए, यानी कभी स्वयं डाइन प्रथा का शिकार रही छुटनी महतो ने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए जबरदस्त जन जागरण अभियान चलाकर सरायकला तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी ख्याति अर्जित कर ली। ठीक है, जिसके चलते उन्हें देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है पद्मश्री पुरस्कार से उसे विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं 99 में। राज्य के कितने जिले में कॉमर्शियल कोर्ट का गठन करने का फैसला लिया गया है? यानी राज्य के कितने जिले हैं जिसमें कॉमर्शियल कोर्ट के गठन का फैसला लिया गया है? 11 जिला, 13 जिला, 21 जिला या फिर 24 जिला? तो यहाँ इसका सही आंसर सी होगा, यानी झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद में पहले से ही कॉमर्शियल कोर्ट कार्यरत थे। हाल ही में राज्य सरकार ने शेष 21 जिलों में कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना की मंजूरी दी है ना। राज्य में कितना हो गया? 21 जिलों में कॉमर्शियल कोर्ट की मंजूरी दी है। कॉमर्शियल कोर्ट में 3 लाख से 1 करोड़ तक के विवादों की सुनवाई की जाएगी, यानी इस कोर्ट में 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो विवाद होगा उसकी सुनवाई की जाएगी। तो इस तरह से पूरे झारखंड के 24 जिलों में यह कॉमर्शियल कोर्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न में आते हैं कि झारखंड के किस युवती को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड्स के लिए चुना गया है? यानी झारखंड की कौन सी युवती है जिसको तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड के लिए सिलेक्शन किया गया है ना? जसिंता केरकेटा, रश्मि प्रिया, रोज केरकेटा या फिर दयामणि वारला? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी मनोहरपुर की लेखिका जसिंता केरकेटा को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड के लिए चुना गया है। इस फेलोशिप के तहत जसिंता केरकेटा को 3,60,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। और हम लोग देखते हैं इस तरह से हम लोग जब अभी पेपर 2 का ये पहला मॉडल क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग को 10-15 मॉडल क्वेश्चन देंगे। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करते चलें और पूरा वीडियो देखें। आपका सेकंड पेपर के साथ साथ हमारा फर्स्ट GS पेपर का वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, बाय।